सपने में भी, नींद में भी कर पाओगे क्वेश्चन को सही से। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने 200 क्वेश्चन पर डे भी करना चालू कर दिया ना एप्लीकेशन से, कुछ नहीं करना, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करते जाना है, और गलत है उसको रिव्यू करना है अच्छे से, उसके उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो वो भी पढ़ना आपको, ठीक है। बाइलिंगुअल है, जो हिंदी वाले वो हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं खुद डेली लगाने की सोच रहा हूँ कि अगर पहले तो पूरा कर लूँ, टेस्ट बना लूँ, लेकिन उसमें भी मैंने जो जितना टॉपिक हमने तो पढ़ा वो मैं लिख चुका हूँ उसमें। इतिहास, भारतीय संविधान का इतिहास आपके एप्लीकेशन में शायद दिख रहा होगा, भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ लिया, विदेशी स्रोत लिख दिया है, और संविधान सभा के गठन से रिलेटेड जितने प्रश्न आ चुके हैं अभी तक 50-100 वो लिख दिए हैं। अब आगे धीरे धीरे टॉपिक ऐड होगा। अब जैसे नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा, फिर नागरिकता के बाद अगला टॉपिक आ जाएगा, और इसके बीच में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, राज्य पुनर्गठन, याद होगा ना वो वाला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डालूंगा। बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमने क्लास में पढ़ा होगा जो मैच होगा, बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो नया होगा, वो आपको वहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा। लेकिन हैबिट ऐसी बनानी है ना कि रोज एप्लीकेशन खोलना है, रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रोज, ठीक है, सबमिट कर देना है रोज। तो आपका जीके में जो एक बड़ी समस्या ना वो कम होती नजर आ जाएगी, ठीक है। आओ चलो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। ध्यान से देखना आप लोग। भारत में पहली बार मूल अधिकार का प्रावधान जो है वो सबसे पहले जो है वो 1928 में दिया गया था। कब दिया गया था, पढ़ चुके हैं क्या हम ये? देखो सुनो, भारत में सबसे पहले कहा गया कि भाई, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात कब की गई थी? 1928 में की गई थी। जिस जिस रिपोर्ट में इसको कहा गया था उसको नेहरू ने तैयार किया था, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उससे भी पहले ये तो बात किसकी है, 1928 की ना। उससे पहले 1921 में जो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय तो एक ही पार्टी थी जो सारा का सारा लड़ाई लड़ती थी, है ना, इंडिपेंडेंस वगैरह की। तो आईएन सबसे पहले 1921 में जो है वो आईएनसी का कराची अधिवेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें सरदार वल्लभ भाई की पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार जो है मूल अधिकारों की मांग की। तो सबसे पहले मांग कब की गई? 1921 में। दूसरी बार नेहरू रिपोर्ट में उसको पहली बार जो है वो पेश किया गया 1928 में। कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बनाया गया था। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अच्छा, ये संविधान के भाग 3 में है, शायद आपको ये याद होगा, और हमने पढ़ा था ना कितने भाग है संविधान के? 22 भाग है, ठीक है ना। अगर पीवाई क्यू में आपको कभी 25 मिले तो अपडेट करना, क्वेश्चन को ना पढ़ने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। अगर 22 होगा तो 25 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ध्यान सुना, मैंने कहा था कि संविधान में ना 22 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है ना। दूसरे हिस्से में नागरिकता वाला, तीसरे में आपका ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। कौन से आर्टिकल में ये मौलिक अधिकार? भाग 3 में है। और कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। मौलिक अधिकार हमने लिया कहाँ से? ये क्वेश्चन मैंने कल अपडेट भी किया था, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अधिकारों की बात हमेशा याद रखना, कौन करता है? कंफ्यूजन होती है अधिकारों को लेकर के, कर्तव्यों को लेकर के। अधिकार हमेशा यूएस से और कर्तव्य हमेशा रूस से, है ना, यूएसएसआर से लिया गया है। अगला देखो, जब किसी चीज को उसके ओरिजिनल फॉर्म से लिया जाता है तो उसको उसका मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट है जो इंग्लैंड के राजा ने कभी 1200 के आसपास मौलिक अधिकारों को लेकर के दिए थे, इस तरीके से, ठीक है। संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कुछ होता तो आप न्यायालय जा सकते हो। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले 12 की बात कर लेते हैं guys। आर्टिकल 12 की क्या कहता है? आर्टिकल 12 हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ है। देखो सुनो, इसमें ना स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब राज्य क्या होता है, कैसे काम करता है। और भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकारों और विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी के बारे में जानकारी है। आर्टिकल 12 हमारे से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है? राज्यों से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है, जो विधानसभा है राज्यों की, वो कैसे फंक्शन करेंगे, और जो वहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह है ना, वो उन सब के कार्यों के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 13 की बात करेंगे तो मूल अधिकारों के असंगत कानूनों, नियमों और उप नियमों, परंपरा इत्यादि पर निर्मूलन या अल्पीकरण। क्या कहना चाह रहा है? ऐसा कोई मूल अधिकार है जो कि क्या है? असंगत है। असंगत का मतलब अच्छा नहीं है,
जिसको हटाना अब जरूरी है, रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। ऐसे हल्के में मत लेना, मूल अधिकारों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने के लिए स्पेशली एक आर्टिकल दे दिया गया है, क्या, आर्टिकल 13, कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई अधिकार है जो कि असंगत है, असंगत का मतलब क्या है, जो मतलब कि जो कि कानून का उल्लंघन कर रहा है या कुछ अच्छा नहीं है, तो चाहे भले ही वो मूल अधिकार बन गया है, लेकिन गवर्नमेंट उसको चाहे तो क्या कर सकती है, उसको शॉर्ट कर सकती है या उसको पूरी तरीके से हटा सकती है। ऐसा भी प्रोविजन है। वो किस आर्टिकल में, 12 में, 13 में, सॉरी। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहला, कितने हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। तो इसमें सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी की बात कर लेते हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता में कैसी समानता, पहला है कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। इसमें कहां से कहां तक आता है वो देखो आप लोग, ठीक है ना। 14 टू 14 से 18, 14 मैंने इसमें लिखा नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। ध्यान सुना, आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है ना। किसी के रिलीजन के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे, किसी के लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, या किसी के बर्थ प्लेस के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। बर्थ प्लेस का आधार जैसे कि 15 में है ना, बर्थ का आधार जैसे कि, जैसे अगर कोई बिहार से है तो बिहार नहीं कहोगे, या कहीं नेपाल से है तो उसे आप चाइनीज या मोमोज नहीं कहोगे, इस तरीके से। ठीक है, 16 की बात करते हैं, लोक नियोजन यानी कि नौकरी के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सबको जो है इक्वालिटी मिलेगी, किसके मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट देती है, SC ST को रिजर्वेशन, वुमेन्स को रिजर्वेशन, ये इस तरीके से। ठीक है, आर्टिकल नेक्स्ट 17 की बात करते हैं, किसके रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। ध्यान रखना, वर्ड छुआछूत नहीं है, ठीक है ना, क्या इसके बदले में अस्पृश्यता वर्ड है, यानी कि जो इस तरह की चीजें करता है ना, छुआछूत फैलाता है, उसको रोकता है ये। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 18 जो है वो क्या, आपका उपाधियों का अंत, मतलब आपको पता है कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के नाम के अगर लिखा रहता ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम, तो लॉर्ड वर्ड जैसे ऐसी उपाधियां जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव पैदा करती हैं, उसको हटा दिया जाए। लेकिन हमने उसके कुछ अपवाद भी रखे हैं। अब मान के चलो कि इस लड़की ने बहुत मेहनत की और ये बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन जाती है, तो ये एक ऐसी उपाधि जिसके नाम के आगे लगेगी डॉक्टर की, जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी लेके आएगी, क्योंकि ये डॉक्टर तो बगल वाले के मन में इच्छा होगी कि मेरे भी बच्चे डॉक्टर बने, या मैं भी डॉक्टर बनूं, या मेरे भाई बहन डॉक्टर बने। ठीक है, तो वैसे तो हमने उपाधियों का क्या कर दिया, अंत कर दिया, एबॉलिश कर दिया, एंड कर दिया। लेकिन अगर किसी के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाली उपाधि है ना, एजुकेशनल उपाधि है, जैसे कोई डॉक्टर है, या क्या कोई CA है ना, या कोई इंजीनियर, तो अपने नाम के आगे लगा सकता है। या फिर और कैसी, कोई आर्मी से रिलेटेड उपाधि है, जैसे लेफ्टिनेंट है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो वो लगा सकता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई उपाधि दे रही है, जैसे पद्मश्री दे रही है, पद्म भूषण दे रही है, पद्म विभूषण दे रही है, तो ये सारे के सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज और कोई उपाधि आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट की बात है, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, दूसरा आ जाता है आपका। अब राइट टू फ्रीडम में ना आर्टिकल 19 आता है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल आते हैं ना, ए से लेकर के ABCD ऐसे करके, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको आगे पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 20 क्या कहते हैं, ये डिटेल में भी आएगा अभी। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर आपने कोई, आप कन्विक्ट हो, आप दोषी हो, ठीक है ना, तो इसको लेकर के भी कुछ प्रोविजंस हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को जो है उसके प्राण नहीं लिए जा सकते, या उसको शारीरिक रूप से क्या नहीं कर सकते आप लोग, मतलब कि कहीं पे रोक नहीं सकते, कहीं पे आप उसको कैद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दैहिक स्वतंत्रता, मतलब देह का मतलब शरीर की बात कर रहा था, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, ये फ्रीडम की बात कर रहा है बेसिकली, इस तरह की फ्रीडम्स इसमें आती है। और क्या क्या आपका, आर्टिकल 21A, ठीक है ना, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ध्यान सुना, ये जो है ना, ये तो देखो छोटे बच्चे जो है ना इस देश में, उनको लेकर के ना बहुत ज़्यादा ये देश शायद एक्टिव रहा है, इसलिए ना 3 जगह पे इनके बारे में लिखा गया है। इनको मौलिक अधिकारों में भी जगह दी गई है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, ध्यान से सुनना आप लोग, और DPSP में भी जगह दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जगह दी गई है, और कर्तव्यों में भी जगह दी गई है। ठीक है, अधिकार में कहाँ पे, 21A में, है ना, कि भाई
कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा डीपीएसपी में भाई राज्य जो है ना एफर्ट लगाएंगे बच्चों के लिए ताकि वो आ सकें, इसके लिए वो मिड डे मील और फलाना फलाना योजनाएं चला रहे हैं ताकि बच्चे आ सकें। तीसरा ये माँ बाप का कर्तव्य है, जो वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, माँ बाप का ये कर्तव्य है, ये इसी में ही जोड़ा गया था 86 में ही। माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजेंगे। तो 3 जगह पे जिक्र है इसका, ठीक है। अच्छा, ये ना अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सीए का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में जो संशोधन होते हैं ना वो, मतलब ये हमारे संविधान में ओरिजिनल नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। जो जोड़ा गया था उसका नंबर क्या था? 86 नंबर था। और किस ईयर में जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। इस प्रकार से आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट, कुछ दशाओं में अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, ये सब चीजें। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसमें क्या क्या है? आर्टिकल 23 आता है इसमें। आप किसी से क्या नहीं करवा सकते? बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी क्या होता है पता है आपको? बेगारी का मतलब, हाँ, मजदूरी कराना लेकिन पैसे ना देना, पूरे दिन मजदूरी कराना या पैसे ना देना, वो बेगारी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा बलात्श्रम और दुर्व्यवहार, ठीक है ना। दुर्व्यवहार मतलब ये इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मनुष्य को, मनुष्य के शरीर को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, इस तरह की चीजें आती है इसमें, ठीक है। अगला नेक्स्ट 24वां क्या कहता है आपका? कारखानों आदि में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके काम करने पर रोक लगाना, ठीक है ना, ये इसमें आता है। आर्टिकल नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर के कहाँ तक है? ये 28 तक है। कोई भी धर्म को आप मान सकते हो, ठीक है ना, कोई भी धर्म को मान सकते हो आप, उसका क्या कर सकते हो? अडॉप्ट कर सकते हो, आप उसका प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी से आप अपना धर्म अडॉप्ट नहीं करवा सकते, वो उसका ऑप्शनल है, वो करे या ना करे, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर मान के चलो आपका कोई रिलीजन है ना, आपका कोई धर्म है, तो उससे रिलेटेड आप स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हो, जैसे खालसा कॉलेज खोलते हैं लोग या कोई और कॉलेज खोलते हैं, ठीक है। तो उसमें वो उससे रिलेटेड चीजें करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? 27, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों को अदायगी के बारे में। देखो, ये जितने भी रिलीजन है ना गाइज, इनसे रिलेटेड जो इनकम होती है ना, जैसे मंदिरों से या बाकी चीजों से, तो उनको लेकर उनके, उनसे रिलेटेड ना टैक्स कंसेशन मिलता है इनको। मतलब आपने अगर 100 रुपये कमाया है तो आपको उस पर छूट मिलेगी, लेकिन ये जो जितने भी मंदिर हैं जो बड़े बड़े आप देख रहे हो, जैसे शिरडी का साईं मंदिर या पटना का हनुमान मंदिर, या है ना, इनकम के, इनके ऊपर जो रिलीजियस इनकम होती है इसके ऊपर टैक्स फ्री होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रहा है क्या? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ आपने अगर मान के चलो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो जिसमें आप अपने रिलीजियस चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे मान के चलो मदरसा खोलना, या जैसे कि गु- हाँ गुरुद्वारा वाला, या ये क्या बोलते हैं हिंदू में, क्या खोलते हैं यार वो जो गुरुकुल वगैरह, ठीक है ना, गुरुकुल वगैरह खोलना, इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार में क्या आता है आपका? जितने भी हमारे, ये नेक्स्ट है हमारा, अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक और भाषाई के हितों का संरक्षक। जितने भी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी कि बोले क्या? माइनॉरिटी, जिनकी संख्या देश में कम है, ठीक है, उनके भाषा और उनके हितों का संरक्षण, मतलब उनकी लैंग्वेज को गायब ना कर देना। जैसे आपको पता ही है कि जब बंटवारा हुआ, लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तानियों ने 2 जगह जमीन मांगी, एक पाकिस्तान में और एक बांग्लादेश में, है ना, वो दोनों जगह पे रहते थे। यहाँ पे जो हिंदूज गए ना, अब उनकी संख्या डाउन हो गई है ना, बहुत ज़्यादा डाउन, 2% के आसपास कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भारत में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि मुस्लिम बेसिकली, ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ में वैसे बहुत कुछ आता है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जो रिजर्वेशन वगैरह का फ़ायदा नहीं लेते हैं, जैसे कि जैन समाज जो है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा, जबकि वो एक आधा परसेंट ही है। तीसरा नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। आप अपने रिलीजन से रिलेटेड शिक्षण संस्थान खोल सकते हो या उनको प्रशासन कर सकते हो। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक बेसिकली अपने चाहे तो अपने रिलीजन से रिलेटेड जो है शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जामिया पे भी चल रहा था कॉलेज, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे, सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट था
अलीगढ़ में जो है ना, शायद आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें उसको लेकर के, तो वो गवर्नमेंट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन रखा है। आगे नेक्स्ट है, कह रहा है आपका एक लास्ट आर्टिकल है गाइस, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको संविधान की क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा इसको आत्मा संविधान का? ठीक है ना, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ना कहा संविधान की आत्मा। आज तो महापरिनिर्वाण दिवस भी है शायद, ठीक है ना, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, आर्टिकल 32 के थ्रू गाइस क्या होता है? इसके तहत आदमी जो है वो उच्चतम न्यायालय, जहां से सुना गई, उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हिंदी में क्या, और एक और नाम है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च। ये इतना एम्फेसाइज करके क्यों बता रहा हूँ, 2 दिन पहले एक बच्चे ने टेस्ट लगाया और उससे पूछा गया कि किस आर्टिकल के थ्रू रिट जारी होगा? हाई कोर्ट, यानी देखो सुनो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कहते हैं? उच्चतम। और जो हाई कोर्ट होता है उसे कहते हैं गाइस उच्च न्यायालय। उसे क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो एक राज्य का एक होता है ना, एक, और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है। तो उसने नाम के कंफ्यूज, अच्छा दोनों ही रिट जारी करते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या आप जा सकते हो हाई कोर्ट, दोनों ही रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू करता है? आर्टिकल 32 के थ्रू। उसने वहां पे हाई कोर्ट वाला समझ के लगा दिया, गलत हो गया उसका वो। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वाला देखो। तो ये कहना चाह रहा है, ये जो लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज, है ना। इलाज क्या? अगर आपको आपको पता है ये जो मौलिक अधिकार जो आपको मिले हुए हैं ये कोर्ट में चैलेंजेबल है। मतलब कि आपको अगर कोई पालन नहीं करने दे रहा है, जितने भी आपको मिले हुए अधिकार, तो आप इसके लिए क्या जा सकते हो? न्यायालय जा सकते हो, यानी कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है ना आर्टिकल 32 के थ्रू जो है वो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के थ्रू ये नहीं जारी करता, ध्यान रखना इस चीज का, इसका हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसके थ्रू करता है? आर्टिकल 226 के थ्रू करता है, ठीक है ना। दोनों का अपना अलग अलग हिसाब है। तो वो उसमें पूछा था ये वाला, उसने टिक कर दिया आर्टिकल 32। आपको ऐसा नहीं करना। अब आगे क्या करता है, ध्यान से सुनना आप लोग। मूल संविधान जो थे गए उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अब हुआ क्या, ध्यान सुनना। एक अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और हमारे पास एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया और इसको हमने कानूनी अधिकार बना दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया, ठीक है। तो अब 6 है, पहले 7 थे। आगे नेक्स्ट, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा या बढ़ा सकती है। मतलब मूल अधिकार परमानेंट नहीं होते हैं, इनको संसद के, देखो पहली बात तो संसद किसी भी आर्टिकल में, संविधान में जो संशोधन करती है वो किस आर्टिकल के थ्रू करती है? आर्टिकल 368। और उसको उसे वो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 352 में, देखो जब भी हमारे किसी से लड़ाई हो जाए, जब कभी पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ना बोलने की आज़ादी है, ना कहीं जाने की आज़ादी है, लेकिन दो दो फंडामेंटल राइट्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और 21। तो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वाला हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है ना, और गिरफ्तारी में निषेध वाला पढ़ा था ना। तो 2 चीज़ आपको, कौन सा? ये ये कह रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट चेंज कर सकते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू चेंज कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के थ्रू चेंज कर सकते हैं। देखो सुनो, कोई भी देश, मैंने कहा था ना, कोई भी देश जब बनता है ना तो सबसे पहले किसकी बात होती है? जमीन की, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जमीन दी गई भाग 1 में, कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। फिर जमीन दे दी गई है, अब देंगे आपको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अब क्या देंगे आपको? नागरिकता देंगे। तो आपको नागरिकता भी दे दी, कौन से भाग में दे दी? भाग 2 में दे दी, आर्टिकल 5 to 11। फिर सिटीजनशिप देने के बाद आपको जमीन भी दे दी, आपको नागरिकता भी दे दिए।
अब आपको अधिकार दे दिए, ठीक है ना, अधिकार दे दिए। ये भाग 3 की बात हो रही है, यानी पार्ट 3 की बात हो रही है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की, ठीक है ना। इसके बाद अधिकार के बाद अब आपको देखो सुनो, इसके बाद क्या हुआ देखो सुनो, इसके बाद ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं गाइस। इसमें क्या आते हैं इसमें, हाँ नीति निर्देशक तत्व आते हैं इसमें, ठीक है। निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये किसमें है, भाग 4 में है, और ये 36 से 51 तक है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आपका कर्तव्य है, ठीक है ना, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये भाग 4 ए में है, 4 ए में है, ठीक है। और ये 51 ए में। समझना, किसी भी देश में जहां कहीं भी संविधान लिखा जाता है लगभग लगभग, इसीलिए तो इसको इतना अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है ना, ड्राफ्ट इसका बहुत अच्छा है। हाँ आर्टिकल्स हैं वो 395 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 टू लेकर 3 उनको 2200 में एडजस्ट किया है। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें आर्टिकल 1 टू 4 रखा है, सेकंड वाले में आर्टिकल 5 टू 11 रखा है, ऐसे करके एक भाग में एक से ज़्यादा आर्टिकल है। अगर एक में एक ही आर्टिकल रखेंगे फिर तो हमें भाग भी 395 ही चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ है। ये कुछ ऐसा ही समझो आप कि, हाँ कुछ ऐसा ही कि हमारा बाउंड्री कैसा होगा। पहली बात तो आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंडिया या भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो इसमें भी वर्तमान में 28 राज्य हैं, अगर 2800 भी हो जाएंगे तो भी ये भारत रहेगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अ, कोई राज्य अलग से देश बना ले, ऐसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, समझ ना आप लोग। मतलब भारत में जब देश आज़ाद हो गया, बंटवारा हो गया, उसके बाद से किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है, यहाँ पे अलग नहीं हो सकते आप, ठीक है ना। बांग्लादेश का जो कहते हैं ना कि बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग नहीं, वो पाकिस्तान ही था, ठीक है ना। आपको पता होगा कि जब बंटवारा हुआ तो जिन्ना ने 2 जगह पाकिस्तान मांगा, एक यहाँ पे और एक, इसको कहा जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान, और ये तो हमारा मेन पाकिस्तान या वेस्टर्न पाकिस्तान। तो यहाँ जो बंदा चुनाव लड़के आता था ना वो यहाँ पे शपथ ग्रहण करता था अपना, लेकिन ये लोग इन्होंने इसको, बंगाली मुस्लिम थे बेसिकली ये तो, है ना, तो इतना फ्रस्ट्रेट किया कि इन लोगों ने आंदोलन किया और उसको फ्री कराया इंडिया ने, फिर इन्वॉल्वमेंट दे, क्योंकि इनकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि ये फ्री हो जाए, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है। तो वो फ्री, तो जो श्याम मानिक साहब वाली मूवी है उसमें ये सब दिखता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन भारत जब से आज़ाद हुआ है, जब देश आज़ाद हुआ था तो 14 राज्य के आसपास थे, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। अब एक नया राज्य भी बात चल रहा है, कौन सा, बिहार का जो मिथिलांचल वाला इलाका है उससे 29वां राज्य बनने की बात चल रही है, और शायद बन भी जाएगा जल्दी, ठीक है ना। तो ये 29वां राज्य बनने जा रहा है, और ये आगे और भी बन सकता है, लेकिन किसी भी राज्य को अलग देश बनने की अनुमति नहीं है। हाँ हम किसी देश को मिला सकते हैं, ये है। तो आर्टिकल 3-4 में आगे जिक्र है, समझ में आ रही बात आपको। तो आर्टिकल 1 में कहा कि भारतीय राज्यों का संघ होगा, ठीक है। दूसरा में संविधान, संसद चाहे तो इनकी बाउंड्री में चेंज कर सकती है, राज्यों की बाउंड्री में चेंज कर सकती है, ये सब चीज़ें लिखी थी हमने, ठीक है। तो ज़मीन का हो गया, ज़मीन होगी तो भाई आप यहाँ के नागरिक, अब आप में और बाहर वाले में क्या डिफरेंस है, इसलिए आपको नागरिकता भी दे दी गई। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, नागरिकता के बाद आपको क्या दे दिया गया है, अधिकार। लेकिन इन अधिकारों में कोई पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है कि बोलने का अधिकार दे दिया, आप कुछ भी बोलो, तो गवर्नमेंट का कुछ जा तो नहीं रहा है। लेकिन इसमें एक अधिकार ऐसा दे दिया था जिसमें गवर्नमेंट का जा रहा था, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, जो रोड पे सो रहा है रात को उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट 2 BHK फ्लैट तो सबके लिए अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए सबको उन्होंने क्या, इस अधिकार को ही क्या कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार, अब देखो ये ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइस, ठीक है ना, ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। वो जो मेरा भी चालान कटा था 20,000 रुपये का, तो मैंने जिन वकील साहब को फ़ोन किया था उनसे ही मेरे ना लॉकडाउन में एक बार आर्गूमेंट होते, वकील हैं वो, तो आर्गुमेंट ये चली थी कि उन्होंने क्वेश्चन, लॉकडाउन में तो सारे फ्री था, मैं भी फ्री था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है ना। तो किसी भी देश में ध्यान रखना आप लोग, फंडामेंटल राइट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको बोलने की आज़ादी है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई टाइटल होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना, कोई सभा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आपका रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो, ये मिनिमम है। इसके लिए गवर्नमेंट को जैसे पैसा थोड़ी देना है, रिलीजन आपको अडॉप्ट करना है, आप जानो, है ना, सभा आपको करनी है, आप जानो। हाँ लेकिन वो सभा पीसफुल होनी चाहिए, हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों की बात कही।
और ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कोई करने से रोकेगा तो आप न्यायालय जा सकते हो, है ना। दो तरीके से, हाई कोर्ट जाओगे तो कौन से आर्टिकल में 200, और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो 32 में जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। अब डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एफर्ट लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी सड़कें मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वातावरण साफ मिले, पानी साफ मिले, बिजली पूरी मिले, बिजली फ्री मिले, है ना। ये सारी चीजें क्या किस में आती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आती है, ठीक है। बच्चों को अच्छा मिड डे मील मिले, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये राज्यों की कोशिश होती है, ठीक है ना। और जब कोई कोशिश करता है तो हम उसको फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। यानी कि अगर दिल्ली वाले कोशिश कर रहे हैं और वो आपको फ्री बिजली दे पा रहे हैं और राजस्थान वाले नहीं दे पा रहे हैं, तो आप राजस्थान वालों पे केस नहीं कर सकते कि यार उनको तो फ्री मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, हमें भी फ्री चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते आप। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों के लिए एक तरह से लागू हो जाता है, ठीक है ना। वैसे मेनली इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है। नहीं, सेंट्रल स्टेट की बात नहीं, ऊपर देखो अधिकार तो हमारे लिए हैं, ठीक है ना। इसमें स्टेट सेंटर की तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मिलेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, बात खत्म है, ठीक है। और ये जो डीपीएसपी है बेसिकली ये सरकार के लिए, ना कि स्टेट ना कि सेंटर, है ना। एक बात बताओ, आयुष्मान भारत योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, हेल्थ स्कीम है, जिसमें आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये योजना दिल्ली में एग्जीक्यूट नहीं की हुई क्योंकि दिल्ली की विधानसभा ने उसको पास नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन मान के चलो अगर कोई गुजरात से है या राजस्थान से होगा तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। मतलब वो 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, कहाँ पे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो ये किसने एफर्ट लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाया, ठीक है ना। तो डीपीएसपी में ही आ गया एक तरह से कि सरकार ने कोशिश की कि आपको अच्छा हेल्थ मिले, उन्होंने दे दिया, ठीक। अब दिल्ली का तो ये सीन है कि दिल्ली में यहाँ कोई योजना ही नहीं, आपको पूरा ही फ्री, आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपको एक पैसा नहीं देना, ठीक है ना। तो ये दिल्ली की कोशिश है। तो इसमें सरकार का कोई मैटर नहीं कि राज्य या केंद्र, दोनों ही कोशिश करेंगे, है ना। हालांकि इसमें तो कुछ चीजें राज्यों के हिस्से में भी आती हैं, ठीक है ना। जैसे हाई कोर्ट में मान के चलो मेरे पे केस चल रहा है, मैं हाई कोर्ट में गया, मैं कन्विक्ट हूँ, दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ, और मेरे पर झूठा इल्जाम लगा, मान के चलो फॉल्स एलिगेशन लगा, तो जज साहब पूछेंगे आपको वकील चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ जी चाहिए, मेरे पास वकील नहीं है, तो मैं वकील वो मुझे प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा खासा वकील प्रोवाइड कराएंगे, और उसका खर्चा जो है ना वो राज्य के संचित निधि से जाएगा, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो राज्य के इसमें चली जाती हैं, लेकिन इसमें राज्य और सेंटर का कोई मैटर नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और ये होती है बेहतर करने की। जैसे जीवन जीने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 रोटी मिल जाए, लेकिन अच्छी बात हो कि अगर आपको बटर चिकन भी मिल जाए, आपको, है ना, दाल मखनी भी मिल जाए, ये सब चीज़ें, तो ये कोशिश है, और कोशिश के लिए आप किसी को जेल नहीं भेज सकते, इसलिए ये सब चीज़ें एडिशनल होती हैं। अच्छा, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। अगर फ्री बिजली मिल रही है दिल्ली वालों को, यूपी वालों को नहीं मिल रही, तो यूपी वाले न्यायालय में नहीं ले जा सकते यूपी गवर्नमेंट को कि हमको भी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको पता है कि दिल्ली में जितनी सुविधाएं मिल रही है जनरली और अन्य राज्यों में नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। आगे और कर्तव्यों की बात करें अगर हम, फंडामेंटल ड्यूटीज की, देखो सुनो, गवर्नमेंट ने हमें जमीन दी, सिटीजनशिप दी, अधिकार दिए, डीपीएसपी भी दिया। अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप भी कुछ गवर्नमेंट को दो, देश को कुछ दो, तो आपकी कुछ ड्यूटीज हो गए। क्या ड्यूटीज हो गए भाई, कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल, कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया, ठीक है ना। ऐसे भी चीज़ नहीं मांगी जिसमें आपके पैसे लग रहे हो, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, और ये तो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर देश आपका होगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो डीपीएसपी है आपका, है ना, आपका ये क्या कह रहा हूँ, सॉरी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिया हमने, रूस से, है ना। और इसमें क्या क्या होता है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, नेशनल हीरोज की रिस्पेक्ट करना, ब्रदरहुड बना के रखना, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा ना करना इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। इसके अलावा नदियों को पॉल्यूट ना करना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को पॉल्यूट ना करना, ये सारे के ये सारे क्या है। अगर राष्ट्रीय ज्ञान बज रहा है तो खड़े हो जाना, ठीक है ना, किसी भी नेशनल हीरो को गालियां ना देना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो ये सारा कुछ चलने के बाद अब इसके बाद जो शुरू होता है ना, वो होता है आपका केंद्र की कार्यपालिका, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव चलता है। उसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, तो इसके बाद क्या आता है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल वापस आ जाओ आप लोग। तो मैंने ये कहा आपको कि हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 7 फंडामेंटल राइट थे मूल संविधान में, अब कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट है ना। इसमें आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 17 में छुआछूत है ना। आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर,
स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करना, ये सब आर्टिकल 15 हो गया, 17 हो गया। एक 19 का याद रखना आप लोग कि बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सूचना का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है, तो किस में रखोगे आप लोग? परसों नरसों ने एमटीएस का आंसर किया आई थी। एक बच्चे ने, अभी आपको पता है कुछ दिन पहले महिलाओं के 33% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था संसद में। ठीक है ना, ध्यान से सुना आप लोग। संसद में जब कोई बिल पास होता है ना, तो बिल जब इंट्रोड्यूस होता है संसद में उसका नंबर अलग होता है, और जब पास हो जाता है फाइनल तो उसका नंबर अलग होता है, क्योंकि जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जरूरी नहीं कि वो पास हो। ठीक है। तो जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ ना ये वुमेन से रिलेटेड, वो 124वां था, लेकिन पास होने के बाद वो हो गया 106वां। क्योंकि आज तक संसद में 124 बिल आए हैं अमेंडमेंट के लिए, लेकिन पास कितने हो पाए हैं? सिर्फ 106। तो महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात की गई थी, अभी जनवरी फरवरी की बात है, ये पॉलिटिकली था। मतलब अगर लोकसभा और विधानसभाओं में अगर जितनी सीटें हैं उसका 33% कितनी कौन खड़ी रहेंगी उसमें? महिलाएं। अगर दिल्ली में 70 सीटें हैं तो उसका 1/3 ऐसा, अगर दिल्ली गवर्नमेंट भी एग्जीक्यूट करती है तो। ठीक है ना। तो ये चीज था, तो ये दोनों ही ऑप्शन में दे दिए थे और क्लियर कट लिखा नहीं था कि कौन सा अमेंडमेंट है, तो उस पर चैलेंजिंग था ये चीज। आगे बढ़ जाए। ये तो मैंने आपको बताया क्या कि 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हो गए? 6। एक हटा दिया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया? 44वां संविधान संशोधन गाइस, 1978 में हटा दिया। आर्टिकल 15 क्या है? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 17 क्या है? छुआछूत का अंत। 19 क्या है? बोलने की आजादी। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। एक मैंने पूछा था सूचना का अधिकार, वो मैं भूल गया। सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने दिया था, केरला गवर्नमेंट ने। राइट टू प्राइवेसी, हाँ, ये किस में आता है ये? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या क्या है। वैसे मैंने इसमें ना पुराने चीज़ें वो कर रखी हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ो आप लोग, और क्या क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एक व्यक्ति का नाम है, और किसके बीच में केस चल रहा है? केरल स्टेट के बीच में केस चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, संसद संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती। कैसी? देखो, मूल ढांचा ऐड करने का है, हमारा जोड़ने का है। देखो अभी आपने पढ़ा था ना वो आर्टिकल, हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद चाहे तो मूल अधिकारों को घटा बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा कोई मूल अधिकार ना ऐड कर दे जिससे प्रॉब्लम हो जाए, जिससे नेगेटिविटी हो, इस तरीके से। तो मेन स्ट्रक्चर हमारा जोड़ने का, ना कि तोड़ने का है। अच्छा, इसके बाद और क्या हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि संविधान की अवधारणा है ना, जो इसका आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या है, ये किस केस में बताया गया था? तो केशवानंद भारती केस में। ये ना, हाँ, एक्चुअली ना मैं बताता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ ना, तो आपने भी सुना होगा, या आपके नोन में भी, आपके पास कभी नो, आपके या तो खुद के लोग होंगे, या आपके नोन में सुना होगा आपने कि यार मेरे तो नाने के पास इतनी ज़मीन थी, अब नहीं दिखती। ठीक है ना। अभी सुबह में एक बच्चा आया था, आज 1 महीने बाद वो क्लास आया। वो बिहार में ना इस समय ज़मीन का सर्वे चल रहा है। बिहार का तो खैर अलग ही देश है, वो तो वहाँ का सीन ही अलग है। हमारी खुद की ज़मीनें बहुत सारी थी जो नहरों पे आ गई, मतलब कि गवर्नमेंट ने उस पर नहरें निकाल दी। अगर यहाँ से गवर्नमेंट हाईवे निकालना चाहे तो इस ज़मीन को वो एक्वायर कर सकती है। ठीक है ना। जब देश आज़ाद हुआ, और आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ तो इस समय तो राजा रहते थे, उस समय तो बहुत सारे, और उनके पास बहुत सारी क्या होती थी? ज़मीन। तो उस ज़मीन को कैसे लिया जाए, तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने 9th शेड्यूल बनाया। ठीक है, क्या बनाया उन्होंने? 9 शेड्यूल बनाए, 9वीं अनुसूची। उन्होंने कहा कि 9th शेड्यूल में के थ्रू चाहे तो गवर्नमेंट किसी की जमीन को ले सकती है, उसके बदले वो कंपनसेट करे ना करे वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, लेकिन जनरली गवर्नमेंट कंपनसेट करती है। आज की बताऊं मैं आपको सिनेरियो। ठीक है ना, जैसे अगर मान के चलो नितिन गडकरी को कोई हाईवे बनाना है, और वो हाईवे की कॉस्ट 900 रुपये है,
तो हो सकता है कि 200-300 करोड़ और एक्स्ट्रा पड़े लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट। जैसे मेरा एक फ्रेंड जो हरियाणा में रहता है, वर्तमान में वो सेलेक्ट भी हो गया ग्राम सेक्रेटरी, उसका खेत का सिर्फ एक कॉर्नर जो है वो हाईवे पे आता है, मैंने वो कॉर्नर भी देखा, उसका खेत का सिर्फ एक कॉर्नर हाईवे पे आ रहा है, तो उसके बदले उसको अच्छे खासे अमाउंट मिलता है। और वो ज़मीन तो वो वैसे भी ले लेंगे चाहेंगे तो, ठीक है, लेकिन आपको गवर्नमेंट नाराज नहीं करना चाहती, उसके बदले कंपनसेट करती है, ये चीज़ है। तो अच्छा, ये जो 9th शेड्यूल है ना, ये गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया कि कोई इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट ने ले लिया ज़मीन तो कोई इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ये 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है साफ, यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई ऐसा रूल है जो 9th शेड्यूल में चला गया, तो गवर्नमेंट इसको खोल सकती है, 9th शेड्यूल को खोल सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं मिला होगा तो वो पुराने टाइम पे इतना अवेयर नहीं थे ना, पहली बात उस जमीन की इतनी कॉस्ट नहीं थी, या हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम सरकार से लड़े। उसके लिए आपको करनी चाहिए थी ना अप्लाई। नहीं नहीं, इसका प्रॉपर प्रोसेस होगा। जमीन एक्चुअल में देखो, मान के चलो जैसे ये घर मैंने खरीद लिया, किसी को पैसे देकर 50 लाख घर खरीद लिया, अपने नाम पे नहीं कराया मैंने, तो मैंने उस चीज़ को, तो घर तो अभी भी किसके नाम पे है। जैसे बाइक मैंने इनको दे दी, पैसे ले लिए, लेकिन बाइक मेरे ही नाम पे, तो एक्सीडेंट होगा तो कौन अंदर जाएगा, जिसके नाम पे बाइक है वो जाएगा अंदर, बाकी जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो तो जाएंगे, लेकिन वो भी जाएगा। तो एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है इसमें, क्योंकि हाँ तो वो चीज़ है। हाँ वैसे ही चलता है, यही मतलब यही रीज़न होता है इसके पीछे का। अच्छा, आर्टिकल 20 जो हमने पीछे पढ़ा था ना, कि इसको लेकर के कुछ चीज़ें हैं क्या, कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत ना कुछ प्रोविजंस है, क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि इन रिलेशन, कह रहा है कि आपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने कोई कार्य करते हुए स्वयं किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। ध्यान से सुनना आप लोग, जब हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, आप कोई भी क्राइम कर लो, आप चोरी कर लो, आपके पे मुकदमा हो जाएगा, अगले दिन आपको जमानत भी मिल जाएगी, दोष सिद्ध नहीं होता। अभी अभी अवध वजह से वो जो सवाल पूछा था उसमें भी यही कि आप शराब घोटाला का ब्लेम लगा हुआ, ये ब्लेम लगा हुआ, ब्लेम लगा हुआ है, कह रहा है दोष सिद्ध ही नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना। ध्यान से सुना, किसी भी मामले में, एक मामला छोड़ करके, ठीक है ना, आप दोषी नहीं माने जाते हो, आपको जमानत मिल जाती है, फिर वो केस आगे चलता रहता है, और जब फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद फिर आपको जेल भेजा जाएगा या आपको बरी किया जाएगा। एक केस मैंने अभी 2 दिन पहले सुना था कि एमपी में ना एक चूड़ी वाले को आज से 3-4 साल पहले खूब मारा गया था, लोगों ने, हिंदू लोगों ने उसको मारा, वो लड़का मुस्लिम था, ठीक है, 3 साल वो केस चला, उसके बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, ठीक है, ट्रायल क्वेश्चन। तो पहले मामले में तो आपराधिक आपको काउंट करके आपको एफआईआर दर्ज कराने करें, लेकिन बाद में जब ट्रायल चलेगा ना तो उसके आधार पर डिसीजन होता है, ठीक है। एक एक एक्ट को छोड़ करके, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, ठीक है ना, तो जिसमें केजरीवाल अंदर थे 1.5 साल, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का अगर केस लगा हुआ है, तो पहले आपको दोषी माना जाएगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी, यानी पहले दिन से ही आपको सजा काटनी है। तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद या दिल्ली का डिप्टी सीएम होने के बावजूद ये लोग 1-1 साल 1.5 साल जेल में रह के आए, पूरी सजा ही काट डाली, उसके बाद फिर आगे वो भी शर्तों पर जमानत दी है, ऐसा नहीं कि पूरे फिरे फ्री कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे क्या कह रहा है आपका, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सजा मिली है ना, एक से अधिक बार उसको बार बार सजा नहीं कर सकते, एक ही चीज के लिए बार बार उसको पनिश नहीं कर सकते, ऐसा भी है। और भी इसमें आपराधिक कृत्य के संबंध में किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने, कोई व्यक्ति मान के चलो 1 मिनट के लिए कि पुलिस वाले ने इनको अरेस्ट किया, थाने में बिठा के बहुत मारा और बोला कि था उसमें बोलना है आपको कोर्ट में कि हाँ जज साहब मैं नहीं किया, जैसे आप फिल्मों में देखा होगा आपने, तो कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट में ही गवाही नहीं दे सकता, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है आपका, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखो सुनो, देखो आर्टिकल 20 और 21 गाइस, मैंने कहा ना जब देश में इमरजेंसी लगती है तो सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे मौलिक अधिकार, लेकिन 2 नहीं खत्म हो, कौन से, 20 और 21। ये जो 20वां हमने पढ़ा वो, और ये तो 20वां जो है ना वो दोष के संबंध में अरेस्ट करने से रिलेटेड था, और 21वां क्या आपका, कि कोई आपके प्राण नहीं ले सकता, मतलब आपको मार नहीं सकता, और आपको फिजिकली कहीं पे कैद करके नहीं रख सकता, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ये आता है। बाकी इसमें उतना कोई खासा नहीं है। देखो निजता का अधिकार जो है ना, इसी का ही मैटर है, निजी जो राइट टू प्राइवेसी है, इसको
बाद में हाई कोर्ट ने ऐड किया था, तो इसी में ही आता है। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गाइज गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण होता है। ध्यान से सुनना आप लोग। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए जाते हैं। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको, ठीक है ना। अपनी रुचि के वकील से कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार है उसको, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करने का अधिकार है उसको। ये सब बातें वैसे अच्छी लग रही है पढ़ने में, लेकिन रियलिटी, वेकअप टू रियलिटी वाली बात है, ठीक है ना। वेकअप टू रियलिटी क्या है, कुछ और है। क्या है, जो अपराध करता है ना उसको पता होता है कि उसने क्यों अपराध किया, पुलिस उसको रैंडम उठा के नहीं ले जाती। ये फिल्मों में होता होगा, जैसे देखा होगा कभी कोई सलमान खान की मूवी में कि किसी को उठा के ले, बहुत कम ऐसा होता है ऐसा हो जाए। तो जो पुलिस आपको अगर कोई या स्पेशल स्टाफ वाला अगर आपको उठा के ले आता है तो आपको दोष पता होगा कि क्या दोष है, हालांकि बता भी देंगे, हालांकि ऐसी बताने जैसी नौबत आती नहीं है जनरली। दूसरा इसने क्या बोला आपको, वकील मिल ही जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि जज आपको समझ आएगा तो वकील मिलेगा। दूसरा ये, तीसरा ये वाला कि मान के चलो 24 आपने क्राइम कर दिया, पुलिस वाले ने आपको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। अब यहाँ तो लिखा हुआ है 24 घंटे में पेश, लेकिन पुलिस वाला इनको थाने में ले जाएगा, उसकी कोई इंट्री विंट्री नहीं करेगा, ऐसे ही ले जाके बिठा देगा। 2 दिन बिठा के रखेगा, 3 दिन बिठा के रखेगा। जिस दिन पेश करना होगा ना उसके 24 घंटे के भीतर वो एंट्री करेगा, उसके बाद फिर वहां से वो दिखना शुरू होगा, हाँ 24 घंटे में कर दिया। तो रियलिटी ये भी है, ठीक है ना, ये हमने देखा है। बोल दो, बोल दोगे तो पुलिस वाले पे बात आ जाएगी, फिर पुलिस वाला आपको बाहर बताएगा, ठीक है ना। पुलिस, ये जो जज होते हैं ना, मैंने देखा है लाइव, और आप भी जाओगे देखोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। जज जो होता है ना, ये एसएचओ कांस्टेबल को तो मुर्गा ही बना देते हैं सामने, ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हो, जैसे स्कूल में बच्चे नहीं खड़े होते थे, ऐसे देखे गए हैं बहुत सारे ऐसे। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्ट रूम्स हैं जिनमें पुलिस वाले जाने से डरते हैं, खासतौर से उन कोर्ट रूम में जहाँ पे महिलाएं जज हैं, ठीक है। हाँ, वो जब तक इन्वेस्टिगेट करेगा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब ने ना, मेरे बड़े भाई साहब का हार्डवेयर का काम है, तो उन्होंने ना बहुत सारी ड्रिल मशीन खरीद ली, है ना। अब वो ड्रिल मशीन सस्ती थी, मान के चलो ये टैबलेट मैं इनको भेजूँ 200 रुपये में, तो इनका भी तो माथा खटकना चाहिए कि 200 रुपये में क्यों दे रहा है ना। ईमानदारी का होगा तो 200 में थोड़ी आएगा, लेकिन इन्होंने 10,000 पीसेस खरीद लिए, है ना। अब अमाउंट तो बहुत बड़ा हो गया हो जाएगा, तो मेरे बड़े भाई साहब ने बहुत सारा जो है इसमें खरीद लिया। ये नहीं आता बॉश कंपनी जो आती है, उसके ड्रिल मशीन खरीद लिया, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और सस्ते में खरीद लिए, और एकदम कमरा भर के खरीद लिया, है ना। तो स्पेशल स्टाफ वाले आए, जिस बंदे ने प्रीमाइसेस में जाके चोरी किया था, है ना, ये बेगमपुर में एक फैक्ट्री थी उसमें से चुराया गया था ये, ठीक है। तो जिस प्रीमाइसेस में चोरी किया था उसने बता दिया कि मैंने तो जो इनको बेचा है, इनको भी ले गए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ तो हमने लाइव देखा। तो 3 दिन तो मैं 1 लाख रुपए लेके घूमता था थाने के अंदर, ये कॉलेज की बात बता रहा हूँ, जब मैं उसमें कॉलेज में था, ठीक है। मतलब मैं कॉलेज ना जा करके मैं कहाँ जाता था, घर से निकलता था, तो ताकि ये भी ना पता चले घर वालों को, हम चाहते थे कि मामला रफा जाए। तो 1 लाख रुपए मेरे पास होते थे बैग में, और मैं चाहता था कि 1 लाख रुपए दे के मैं क्या करूँ, छुड़वा लो। वो मांग रहे थे 3 लाख, क्योंकि मैटर बहुत, अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो 3 दिन तक तो उन्होंने नहीं छोड़ा, 24 घंटे में पेश करना होता था ना, लेकिन 72 घंटे तो बीत चुके थे। फिर मेरे को लगा कि अब ये पेश मुझे लग रहा है ना, ये हमारे कंट्रोल से बाहर कीजिए। फिर मैंने पेरेंट्स को क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। जैसे ही पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन, तुरंत नेक्स्ट डे ही क्या होगी, पेशी होगी कोर्ट में, है ना। नेक्स्ट डे पेशी होगी, फिर हमने जमानत के लिए अप्लाई किया। वहाँ भी ऐसा सीन था, मैंने आपको शायद बताया होगा कि कहने को तो न्याय का मंदिर है, लेकिन जिस वकील को हमने हायर किया था उसने यूँ कहा था कि जैसे मान के चलो ये कोर्ट में एलडीसी है, मेरी फाइलें इन सब के पास से होकर गुजरनी है, ठीक है। तो सबको 50, 100, 200, 500 जिसकी जैसी रेपुटेशन है उस हिसाब से पैसे दो, तब जाके वो जल्दी जमानत होगी, वरना सेम जमानत 10 दिन बाद, 20 दिन बाद होगी, यानी 20 दिन तक आप वहीं पे रहो। फिर तो हमने तो, हमारे साथ ये इंसिडेंट पहली बार हुआ था, इसलिए भी थोड़े से डरे हुए थे, तो हमने फटाफट फटाफट ये सब करवाया, और फिर उसी सेम डे में हमने जमानत ली उसको। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतना पचड़ने पड़ता नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। अगर मान के चलो पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट कर दिया, वो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, है ना। अभी हम पढ़ेंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर फॉरवर्ड नहीं करता उस केस में आप जा सकते हो, उसमें वही 5 तरह की रिट आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें वो आएगा। जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट
जारी करता है ना, वो रिट होता है। 5 तरह के आदेश, एक तरह से कह लो आप लोग, 5 तरह के आदेश, जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका तो ये होगा जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको प्रत्यक्ष रूप से लाया जाए। अगर नहीं ला रहा है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ना, ये इन सब से बात नहीं करते, ये बात करेंगे आपके इलाके के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बात करेगा इस इलाके के एसीपी या इस लेवल के व्यक्ति से। एसएचओ वैसएचओ से बात नहीं करते ये लोग, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल 31 गाइज, कई किताबों में शायद ये गलत छपा कई सालों तक कि वो जो संपत्ति का अधिकार था ना वो आर्टिकल 19 में था, जबकि ऐसा नहीं है। संपत्ति का अधिकार किस में था हमारा आर्टिकल, जिसको हटा दिया गया। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसको हाँ हाँ, नहीं 12 से 35 थे ना, है ना, पीछे हमने पढ़ा था, तो उसी में ही आता है, उसको हटा दिया गया, फिर उतना मैटर नहीं करता। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं guys, आर्टिकल 32 की बात कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलता है। रेमेडी का मतलब उपचार होता है, इलाज होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू मैंने कहा था कि आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। और 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, हाँ, उच्च न्यायालय जा सकते हो, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों ही जो है ना 5 तरह के रिट जारी करते हैं, और वो रिट सेम होते हैं, वो रिट सेम होता है सब, मतलब नाम वाम सब कुछ सेम होता है। लेकिन हाई कोर्ट जारी करेगा, हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, किसी के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो पहला रिट क्या है हमारा, पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस। इसके नाम जो है ना जहाँ से लिए गए हैं उसी की वजह से इससे नाम इसके आ रहे हैं ओरिजिनल रूट में। न्यायालय, इसमें क्या होता है, न्यायालय जो है ना, कोर्ट ऐसा आदेश देता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समय प्रस्तुत करे। मान के चलो जैसे कि नहीं कर रहा है अगर पेश, तो उस केस में मैं जा सकता हूँ, उस केस में ये ऐसा ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़, एक चीज़ और, मान के चलो कोई व्यक्ति चेन्नई का है, या मान के चलो मैं यहाँ से क्राइम करके अपने घर चेन्नई चला जाता हूँ, मेरा घर चेन्नई है, ठीक है ना, तो पुलिस जाएगी मुझे अरेस्ट करेगी, उसमें लाने ले जाने का टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, 24 घंटे में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो हैबेस कॉर्पस है ना, ये यह जो है ना किसी अधिकारी या किसी भी निजी व्यक्ति के, मान के चलो मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं नॉर्मली एक आदमी हूँ और मैंने ज़बरदस्ती इनको कैद कर रखा है, इस केस में भी हैबेस कॉर्पस लागू होता है। सिर्फ पुलिस वालों के लिए या संस्था के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती वो नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या, परमादेश है। इसके थ्रू, ये परमादेश में क्या होता है, परम आदेश बोलते हैं इसको, मैंडेमस। इसके थ्रू न्यायालय किसी पब्लिक ऑफिसर को, जो सरकारी होता है ना, पब्लिक ऑफिसर को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य करने के लिए उसको रखा गया है, ठीक है ना। और ये जो रिट है परमादेश, ये किसके अगेंस्ट जारी नहीं हो सकता, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल कहीं भी इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी कार्य में, किसी की किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन बाकी जो जो व्यक्ति जिसके लिए हायर किया गया है संस्था में, जैसे मान के चलो आपने एग्जाम दिया आईएएस का, आप आईएएस बने, तो जिस जिस काम के लिए आपको रखा गया है वही करना है, किसी और में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण यानी कि सैल्यूटरी, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है, यानी ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये सीनियर कोर्ट से किसको दिया जाता है, किसी जूनियर कोर्ट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है, या हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है, ठीक है ना। और कब दे सकता है, अगर आपको पता कोर्ट का ना जुरिडिक्शन होता है, जैसे कि रोहिणी कोर्ट में जो कमरा नंबर 110 है वो मंगोलपुरी की जुरिडिक्शन को देखता है। आप खुद भी देखो आप लोग, अगर मैं इस आर ब्लॉक में क्राइम होता है तो ये राजपार्क थाने में जाएगा, लेकिन जलेबी चौक पे क्राइम होगा वो भी राजपार्क थाने में जाएगा। हाँ, और जलेबी चौक पे होता तो उसकी जो, अगर बाइक जो खड़ी करते हैं पुलिस वाले खड़े होते हैं, बाइक आपकी जब्त कर लेते हैं, वो भी कहाँ आएगा, वो सुल्तानपुर नहीं जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मंगोलपुरी की जुरिडिक्शन में जलेबी चौक तक आता है, ठीक है ना। ये जो इलाके होते हैं ना, कि इसके 2-3 बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल बाउंड्री भी है, कि सेक्टर 4 तक के जो विधायक है वो राखी बिल्डानी होगी, और सेक्टर 4 का जो इलाका है वो विजय बिहार में आ जाएगा, ये पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया। और लीगल बाउंड्री ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जलेबी चौक तक आपका मंगोलपुरी में आएगा, और ये सारा भी राजपार्क में आएगा। लेकिन अगर बी ब्लॉक में क्राइम होता है तो वो मंगोलपुरी थाने में आएगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या है, जुरिडिक्शन। तो कोई कोर्ट अगर अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के काम करता है ना, अगर यूपी का हाई कोर्ट है तो वो यूपी में ही रहेगा,
ठीक है ना। एमपी का हाई कोर्ट है तो वो एमपी में रहेगा, अगर मंगोलपुरी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो मंगोलपुरी में ही काम करेगा वो, तो ये चीज़ है। तो अगर कोई कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से क्या चला जाए, बाहर चला जाए, तो ये जो है ना, ये रिट जारी होता है, कौन करता है, कोई भी सीनियर जो है ना, सुपीरियर कोर्ट जो है वो जूनियर कोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं आज। हाँ 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 हाँ। तो जज उसके एरिया में नहीं आता है। देखो सुप्रीम कोर्ट के तो एरिया में सारा कुछ आता है, क्योंकि पूरे देश का एक है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं। पूरे देश में जो मैटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता ऐसे। आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकता है। आज से कई साल पहले एक नहीं है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू बोलते हैं ना, मैं आज से 2017-18 में नारे लगे थे ना, एंटी इंडियंस नारे, की भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है ना। तो उसमें जिस व्यक्ति पर नारे लगे ना, उसका नाम कन्हैया कुमार था। उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया ये नारे के लिए, ठीक है ना। तो वो गया सुप्रीम कोर्ट, जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप पहले हाई कोर्ट जाओ। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर उसको वहां से रिलेक्शन मिलना शुरू हो गया, ये सब चीजें। तो ये कोर्ट टू कोर्ट होता है। पिछले वाले जो हमने पढ़े क्या, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, प्राइवेट हो या कोई सरकारी ऑफिसर हो। एक है अधिकार प्रेक्षा, इसका मतलब है कि आपका क्या अधिकार है, क्या अथॉरिटी है किसी काम को करने का, ठीक है। असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को विरुद्ध जारी किया था। मान के चलो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पोस्ट के योग्य नहीं है, फिर भी उसको बना दिया गया है। मान के चलो ये मोदी जी के फेवरेट है, मोदी जी ने इनको डीएम बना दिया डायरेक्ट, जबकि संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, सपोज करो आप, तो उस केस में ये जारी होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। व्हाट अथॉरिटी, ये क्यों वारंटो पढ़ेंगे इसको। हाँ, इनके नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, सेरिटोरी, क्यू वारंटो, मैंडमस, ठीक है ना। और रेट तो खैर चलो ठीक है, ये इस तरह। हाँ, हिंदी वालों को भी याद रखना भाई, हिंदी वालों को भी याद रखना, कभी कभी ये हिंदी इंग्लिश वाला नाम यूँ लिख देगा वो, क्यू वारंटो करके, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे एप्लीकेशन पे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। भारत के, अच्छा और क्या क्या चीज़ें हैं, इतना कुछ तो हो गया, रिट वेट जारी हो गया। इसके लिए आपको पता है एक और चीज़ होती है गाइस, मान के चलो एक मिनट के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्लाईओवर जो जलेबी चौक पे बन रहा था, याद है 10 साल हो गए, अब तो बन चुका है ऑलमोस्ट, अभी पूरा नहीं बना, लेकिन नीचे से शायद बन चुका है, ऊपर से नहीं बना है। नहीं, नीचे से चालू हो गया, ऊपर से वो ड्यूल बन रहा था, एक्चुअली सिंगल ही बना है। अब उधर वाले लोग जो है वो दे ही नहीं रहे हैं अपनी ज़मीन, तो क्या करें, ठीक है ना। जलेबी उस तरफ वाले नागुली वाले, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। मान के चलो ये जो इतने सालों से बन रहा है, इसमें गवर्नमेंट का इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना रिसोर्सेज बर्बाद हुए, कल को मैं ही गवर्नमेंट पे केस कर दूं कि भाई जवाब दो इसका, तो मैं कौन होता हूँ केस करने वाला, और मेरी गवर्नमेंट सुनेगी क्यों, गवर्नमेंट मेरी तो सुनेगी नहीं, गवर्नमेंट सुनेगी कोर्ट की। इसलिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई एक ऐसा केस जनहित से फायदा हो सकता है, मान के चलो ये रियल केस बता रहा हूँ आपको, एक बार क्या हुआ कि एमटीएल ने सबके बिलों में से, सबके बिल में 50-50 पैसे एक्स्ट्रा ले लिए, 1993 की बात है। 50 पैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, लेकिन 50 पैसे क्या ले लिए, एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है ना। एक आदमी ने केस डाला 50 पैसे के लिए, ठीक है ना, और वो केस कई साल चला और वो केस आदमी जीत भी गया, ठीक है ना। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई 50 पैसे लौटा दिए जाए, ठीक है ना। लेकिन वो 50 पैसे एक व्यक्ति के नहीं थे, एमटीएल के जितने कस्टमर थे, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, सबके लौटाने पड़ेंगे, कितना भारी सौदा पड़ा। तो ये ऐसा केस था जो जनहित में था, और ऐसे केस को गाइस हम लोग पीआईएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीआईएल, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटर बोलते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत जो है ना, इसको जनहित याचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ये वाला जो पीआईएल इन शॉर्ट लिखा हुआ ना, ये तो कोर्ट में जो पीआईएल लोग डालते हैं वो यही वाला पीआईएल होता है। इसके फाउंडर कौन है, पीएन भगवती को माना जाता है, जस्टिस पीएन भगवती को पीआईएल का फाउंडर माना जाता है। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, आर्टिकल हमने पढ़ा ना, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर कहाँ तक हैं, 35 तक। उसमें आर्टिकल 33 में ये कहता है गाइज कि सबको फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पुलिस के फंडामेंटल राइट्स नहीं है, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, ठीक है ना। वो पुलिस वाले अपनी संस्था नहीं बना सकते कि हमें हमें धरने पे जाना है या ऐसा कुछ, ठीक है ना।
या सशस्त्र बल जो हैं, आर्म फोर्सेस जो हैं, सीआरपीएफ, सीआईएफ, आर्मी वगैरह, ये इन सब का अपने खुद के मतलब इनको कुछ फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया है। आप अपना ग्रुप, हमें मान के चलो एसएससी ने मान के चलो कोई रिजल्ट नहीं दिया, या रिजल्ट में अभी आज 6 दिसंबर है ना, आज बिहार में बिहार पुलिस को लेकर के, बिहार पुलिस दरोगा को लेकर आंदोलन चल रहा है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा है आज, क्यों? उन्होंने कुछ धांधली कर दी है। तो वो ग्रुप बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन करेंगे वो लोग, लेकिन पुलिस वाले ऐसा कहेंगे ना कि हमें भी आंदोलन में जाना है, हमें सैलरी बढ़ाओ हमारी, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जितने भी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन सी कि खुफिया एजेंसियां हैं, जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, इन सब के ऊपर क्या कर दिया उन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया, इनके ऊपर रोक लगाई है कुछ, ठीक है ना। मतलब इनको कुछ राइट्स तो मिले हैं, कुछ राइट्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है, इसमें आता है। और क्या क्या है? आर्टिकल 34 के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में सैन्य अभियान लागू है, संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। गाइस ध्यान से सुना, किसी भी इलाके में अगर आर्मीज के एक्ट लगे हुए हैं तो उसका कर्ता धर्ता आर्मी है, वहां कोई मूल अधिकार काम, आर्मी चाहे जिसको अरेस्ट करे, जिसको चाहे मारे, तो जो मर्जी करे। हाँ मणिपुर वगैरह में जैसे यहाँ पे यही सब चल, हाँ आर्मी ही कंट्रोल करती है वहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग। अब देखो क्या कह रहा है, पहला आर्टिकल, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताइए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। भारत से अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की बात कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा प्रतिशत बालकों के शोषण से संबंधित है, ठीक है ना। वो जो फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, हजार्डियस फैक्ट्री वगैरह में, ये भी रियलिटी से अलग है। कहने को तो हम छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते थे, लेकिन मेरी फैक्ट्री थी, हम दरवाजा बंद के उसमें काम कराते थे। काम हमने जबरदस्ती थोड़ी कराया, उनको पैसे चाहिए थे, उनकी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं थी। अब मान के चलो 12वीं क्लास के लड़के की एज 18 साल से तो कम ही होती है ना, है ना, है ना। तो लेकिन हमें बड़ा खौफ रहता था इस चीज़ का, लेकिन फिर भी। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में दिया, ठीक है ना भाई। बुनियादी ढांचा यानी कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो केशवानंद भारती के केस में दिया गया। उन्होंने कहा कि आप मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी इसी में ही दिया गया था, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला, कौन से एक निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक या भारत का संविधान का अभिभावक कहा जाता है? इसका आंसर गाइस सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान से सुनना आप लोग, पूरी दुनिया अलग हो जाए ना, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक कहलाएगा। मान के चलो गवर्नमेंट ने कुछ भी कर दिया, कोई अमेंडमेंट कर दिया, कोई बिल ला दिया, मौलिक अधिकार हटा दिए, तो भी देखो सुनो, आपको पता है हमारे देश में बिल अगर कोई आता है तो सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर संसद, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, उसके बाद वो लागू हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिल लागू भी हो गया ना, तो भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के डाल सकता है कचड़े में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो ये चलता रहता है। ये महान्यायवादी तो देखो इसको ना अटॉर्नी जनरल, ये सरकार का वकील होता है, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है। अगला नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? 1976 में, है ना, 1978 में, सॉरी, है ना, 44वां। गई इससे पहले एक और अमेंडमेंट हुआ था, इससे पहले 43वां हुआ होगा कोई? छोड़ दो, कभी नहीं पूछा गया। 42वें की बात करते हैं गाइस, ये जो 42वां था ये हुआ था 1976 में, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, यानी कि छोटा संविधान। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है अमेंडमेंट में। अगला, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया? है ना, आर्टिकल 17। जब मैंने अपनी पहली बार सीपीओ का एग्जाम दिया था ना 2012, उसमें ये क्वेश्चन आया था। आप कभी सीपीओ 2012 उठाना, आपको मिल जाएगा। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि अस्पृश्यता क्या होता है, मतलब बिगनर था मैं। आगे की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, है ना, हाँ, आर्टिकल 14(2) था ना आपका कि भाई समानता का अधिकार, तो कानून के समक्ष समानता, धर्म आधार के, जाति के आधार पे भेदभाव बंद होगा, ये सब चीजें इसमें थी।
आर्टिकल 13 में क्या पढ़ा था हमने, वो राज्य की परिभाषा थी इसमें, और राज्य कैसे काम करेगा वो सब चीजें थी इसमें। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आर्टिकल सही से मैच नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये। हाँ ये वाला सही नहीं है, ध्यान सुनना। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। भाई अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो है, अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं, याद रखना आप लोग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता, बालकों से मजदूरी नहीं करा जा सकती, ये सही है। लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है गाइस, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये गलत है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, है ना। हाँ नेक्स्ट की बात करते हैं। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, एक अब वैधानिक अधिकार है। वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार भी कह सकते हो आप इसको, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि स्टैट्यूटरी राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। सॉरी, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। ये 31 तो ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ इसका 30 कर लो आप लोग, चाहे तो 30 कर लो, ज़्यादा सही है। जितने भी देश में माइनॉरिटीज़ है ना, वो चाहे तो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, और समानता का अधिकार जो है वो अ, हाँ 14 से शुरू है, तो 14 लिख सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 14 से शुरू है, 14 15 ऐसे चल रहा है वो। अगला, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है या विदेशी है, वो दावा नहीं कर सकता, क्या दावा नहीं कर सकता। तो सुनो, तो उसको दी जाएगी ना, उसको कोई मार थोड़ी सकता कोई। जीवन तो ये तो नॉर्मल, हमने विदेशियों को जो फॉरेन वो दिए ना, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो वही दिए हैं जो नॉर्मल वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान सुना, विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए तो वो भी बराबर है, राष्ट्रपति बराबर है, सब बराबर है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, है ना, ठीक है ना। देखो ये हमारा कोई ना फंडामेंटल राइट्स नहीं है एक्चुअली। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आप वैसे इसको ना एक बार क्रॉस चेक करना, वैसे इसका मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन होंगे, वो होंगे, ये जो है ना, ये फंडामेंटल राइट ही है, ये किसी और सेंस में अलाउड है। कोई भी व्यक्ति विदेशी भी व्यापार कर सकता है, लेकिन कुछ उसके वो भी है। भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल 25 जो है वो, समानता का अधिकार तो 14 से शुरू है। संपत्ति का अधिकार हमारा किस में था, 31 में था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, हाँ ये हमारा 25 का हो जाएगा क्या, धर्म की स्वतंत्रता से 25 से 28। नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण रखने की, धर्म की स्वतंत्रता कौन सी पढ़ी हमने। हम जो है ना, एरोप्लेन में नेल कटर भी नहीं ले आ सकते, जैसे उस दिन बता रहे थे आप कि वो कड़ा पहनने पे जो है ना केस कर दिया डीएसएसबी के ऊपर, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। 18वां क्या है, 19 से 22 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर फ्रीडम ऑफ आपका लाइफ एंड लिबर्टी वाला, फिर एक ये 20वां हमारा अरेस्ट वाला, 21वां हमारा लाइफ एंड लिबर्टी वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ये तो एक्स्ट्रा एक मिनट। हाँ वो जो,
1 अप्रैल 2010 है इसका, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से इसको एग्जीक्यूट किया गया था, इसको पास किया गया था 2009 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, ठीक है ना। अगले की नेक्स्ट की बात कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, भाषा की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को, गैर नागरिक मतलब जो भारत के नहीं है। तो ना, आप लोग लिख लो, एक तो आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, ये अवेलेबल है गाइस फॉरेनर्स के लिए ना। कौन कौन सा? 14 है, 20 और 21 है, बस तीन ही है, ठीक है। 14 हमारा क्या है, कानून वाला है ना। तो गैर व्यक्ति के संवैधानिक निराकरण और संपत्ति अर्जित करने का हाँ हाँ, अभिव्यक्ति ये इसी में ही आ जाएगा। ये कह रहा कौन सा उपलब्ध है, ना कि नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 14, 20 भी तो था शायद। फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, और आप देखो 14 तो है ना, तो ये तो है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या? नहीं नहीं, एक्सप्लोइटेशन नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ मतलब इनके लिए प्रोविजन होगा, इनको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? 20 वाला और 21 वाला नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये तो कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार जो है। कौन सा एक अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो दैनिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल कौन सा है? अगला, कारखानों में बालकों के लिए, ठीक है ना, मतलब कि बाल श्रम और ये सब हमने पढ़ा था। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है गाइस? अच्छा, रूल ऑफ क्या मतलब, एक के लिए सभी कानून होगा क्या, मतलब एक व्यक्ति के लिए सभी कानून होगा? ठीक है, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी, हाँ, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, हाँ ठीक है। हाँ, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए, विधि का शासन का मतलब तो सभी के लिए इक्वल होता है। देखो ये इसका कोई एक अलग मतलब है। विधि का शासन का मतलब था कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना, यही होता है मेनली। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको? संविधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? ठीक है ना, पोस्टमार्टम कहा गया ये ना कुछ।
हैबेस कॉर्पस है, राइट क्वेरी। टेरिटोरी ही है गाइस, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेषण को कहा गया है। ये एक्सप्लेनेशन एक बार और डिटेल में देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना अधिकार है। ये किस मतलब कौन सा मौलिक अधिकार है ऐसा? तो ये ना 19(1)(a) वाला जो लिखा हुआ है ना, वही वाला। ये पहले झंडा नहीं फहरा सकते थे, बाद में इसको चेंज किया गया था, ठीक है ना। लेकिन भारत का झंडा अभी भी हम रूल रेगुलेशन से फहराते हैं, जैसे कि शाम का समय पे उतार लेते हैं, फटे हुए झंडे को नहीं फहराते हैं, कमर के नीचे झंडा आप नहीं पहन सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।